राधे राधे आप सभी को। आज हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं गिरजा कुमार माथुर की एक कविता। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि थे और इनका निधन 10 जनवरी 1994 में हो गया था। जन्म 1918 में हुआ था। प्रयोगवाद के एक विशिष्ट कवि रहे हैं और इनकी ये कविता कक्षा 8 के यूपी बोर्ड में आई हुई है। कक्षा 8 में मैं यह कविता बच्चों को अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले पढ़ाई थी और उसका सारांश मैंने बच्चों को कराया। मेरी प्रिय छात्राएं सपना, नेहा, वंदना, दीपिका, चंचल, खुशी, प्रिय छात्र कृष्णकांत, अंकित, प्रिंस, संतोष, पुष्पेंद्र, सभी ने बड़े ध्यान से सुना और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को डालने का जो प्रयोजन है वो यूपी बोर्ड के या जहाँ कहीं भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को ये लाभान्वित हो। और सभी बच्चों को मेरी कविता बड़ी पसंद आई थी। ये गिरजा कुमार माथुर की कविता बड़ी पसंद आई थी। और ये कविता आज़ादी के समय की है। आज़ादी के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय क्या स्थिति थी। कवि ने खुशी के मौके पर एक ऊर्जा में एक कविता लिख दी। सबसे पहले उस काव्य का पाठ करेंगे, तत्पश्चात कविता के अर्थ पर विश्लेषण पर बात करेंगे। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। इसके 3 चरणों में कविता पूरी होती है। नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार, ले युग की पतवार बने हम बुद्धिमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। एक चरण तो इसका ये है, एक और है। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। इसकी जो तीसरा चरण है इसका उसे सुने, आनंद लीजिए। बहुत अच्छी कविता है। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन हमको
छायाओं का डर है। ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन हमको छायाओं का डर है। शोषण से वृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, जनगंगा में ज्वार, जनगंगा में ज्वार लहर रहना, पहरुए सावधान रहना। ये कविता है। आप वीडियो के कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको कविता की लय कैसे लगी। ये लय मैंने स्वयं निर्मित की है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हो गई है। सरस्वती की कृपा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने किसी यूट्यूब से कॉपी नहीं की है, ऐसे नकल नहीं मारी मैंने किसी की, ये मैंने स्वयं विकसित की है। एक छात्रा थी हमारी, योगिता, अभी तो 10 में से निकल गई है। उसने एक बार कहा था, सर आप लय कैसे बना लेते हैं, लेकिन ये बन जाती है पता नहीं कैसे। देखिए वो कह रहे हैं, आज जीत की रात, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात है। ये कविता उस दिन, इस कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये उस दिन लिखी गई थी जिस दिन 1947 15 अगस्त को अर्धरात्रि में यह देश स्वतंत्र होने की जब घोषणा हुई, तो तभी तो लिखा है अर्धरात्रि में। आज जीत की रात है, आज, क्योंकि आज हमें विजय प्राप्त हुई है। पहरुए सावधान रहना, पहरुए से यहाँ तात्पर्य है जो इस देश की रक्षा करने वाले प्रहरी हैं, मूल रूप से सैनिक, या वो सभी जो इस देश का हित चाहते हैं और इसके लिए प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, लगे हुए हैं। मेरी दृष्टि में तो वो भी पहरुए हैं, वो गोरक्षा वाले जो जान पर खेल करके और गांव माता की रक्षा करते हैं, जो गाय की रक्षा में लगे हुए हैं, जो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को रात्रि में छोड़ करके, और रात्रि में गाय माताओं को कोई ले तो नहीं जा रहा, उसे ढूंढते फिरते हैं और उनसे गोलियां चलानी पड़ जाती हैं। मेरी निगाह में तो वो भी पहरुए हैं और बड़े वंदनीय हैं। प्रणाम करता हूँ उनको एक बार। और तो जीवन अद्भुत है, जिसका जीवन गो के काम आ गया वो तो धन्य हो गया। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। देश के द्वार अभी खुले हुए हैं, क्योंकि सीमाओं पर हमने बाउंड्री नहीं कर पाए हैं, तारकसी नहीं की है, उसके कोई बंदोबस्त ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी क्या है, जीत की रात है, अभी हमें विजय प्राप्त हुई है। पहले देश जीते, देश अपना होगा, फिर उसमें व्यवस्थाएं करेंगे, एक संविधान एक लागू होगा। संविधान 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, लगभग 2 साल का एक पूरा समय लग गया। 2.5 वर्ष का एक लगभग समय हमें लग गया। 1948 49 का पूरा, फिर ये पूरा 2.5 वर्ष का एक समय लग गया। तो इतना समय हमें संविधान में लगा, तो व्यवस्थाएं निर्मित करने में, भर्तियां करने में, चीज़ों को लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में समय तो लगना था। तो कवि ने बहुत सही बात कही के खुले देश के द्वार, अभी देश के द्वार खुले हुए हैं, आप अचल दीपक के समान रहना। एक दीपक होता है जो जलता है, लेकिन एक दीपक ऐसा होता है जिसकी ज्योति हिलती रहती है हवाओं के कारण। लेकिन आपको ऐसा दीपक नहीं बनना, अचल दीपक बनाना है। आपको आंधी तूफान भी ना हिला पाए, इसीलिए लिखा है अचल दीपक समान रहना। ये जो गिरजा कुमार मात्रा ने बहुत अच्छी बात कह गई। गोपाल दास नीरज ने एक कविता लिखी थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। दीपक तो जलाना, लेकिन गोपाल दास नीरज जो कह नहीं पाए अपनी कविता में, वो गिरजा कुमार माथुर ने कह दिया कि दीपक तो बनिए लेकिन अचल, ऐसे दीपक ना कि आपको कोई बुझा जाए, आपका कोई, आपकी ज्योति को कोई शांत कर जाए। अब कविता का जो बंद है वहां चलते हैं। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। स्वर्ग की कल्पना मनुष्य ने जब की तो साथ में नरक की भी की, और गुलामी का जीवन नरक की यात्राओं से कम नहीं होता।
पैरों से पंखा चलते थे भारत के रहने वाले गुलाम, और अंग्रेज अफसर सोते थे कमरों में, कूलर नहीं थे, वो कालखंड ऐसा था। किसी की कन्या को उठा ले गई, किसी को गोली मार दी, गांव के मुखिया सरपंच भी साथ देते थे, क्योंकि हमारे दिमाग भी तो मानसिक था, भारतीयों की ऐसी बुद्धि नहीं होती, तुम क्यों गुलाम होते। अपने ही लोग अपनों को काट रहे थे, मार रहे थे, लूट रहे थे। मुट्ठी भर अंग्रेजों की वो औकात नहीं थी कि हमें गुलाम बना सकें। जलियांवाले बाग कांड में जो गोलियां चला रहे थे उसमें कुछ भारतीय भी थे। चंद्रशेखर आज़ाद को जो एल्फ्रेड पार्क में पकड़ा था, जो जिसे चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, उसमें कुछ भारतीय भी थे। भगत सिंह की गवाही देने वाले भी भारतीय थे। ऐसा देश है ये। महारानी लक्ष्मीबाई भी अपने ही षड्यंत्रकारियों के द्वारा मारी गई थी। अंग्रेजों का वहाँ भी साथ दिया गया था। अगर इस देश की ऐसी विडम्बना ना होती, यहाँ गद्दार ना होते, तो जिंदगी कुछ और होती। तो गिरजा कुमार माथुर लगते हैं, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। अभी मंजिल का छोर आता है। आप देख लीजिए, 75 वर्ष हो गई, आज तक भी विकसित भारत नहीं बना। हालांकि मोदी जी ने टारगेट रखा है 2047 तक, 25 वर्ष और लगेंगे विकसित होने में। तो गिरजा कुमार माथुर ने बहुत सही लिखा है, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। वो जो नरक की यातनाएं थी उनसे मुक्ति मिली है, और स्वर्ग के प्रथम चरण में हमने प्रवेश किया है। कितना सही लिखा है मंजिल का छोर। जिस मंजिल को हमें छूना है, जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, उसका भी छोर आता है। इस जन मंथन से उठाई पहली रत्न हिलोर। एक होता है सागर मंथन, और सागर मंथन जब देवता और राक्षसों के बीच में हुआ मंथन, तो रत्न निकले थे। उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, जो विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी, विष भी निकला, अमृत भी निकला, जो शंकर जी के शीश पे चंद्रमा विराजमान है वो भी निकला। तो सागर मंथन की जगह गिरजा कुमार माथुर ने शब्द प्रयोग किया है जन मंथन। सागर को मथा तो रत्न निकले, और जब लोगों को जागृत किया कि आप गुलामी का जीवन क्यों जी रहे हैं, आक्रोश आ गया उनमें, तो वो जो जन मंथन आया, लोगों का मंथन हुआ, आंदोलन के कारण जो लोगों में जागृति आई, उससे पहली रत्न हिलोर उठी। जैसे सागर में से मंथन करने पर रत्न निकले, ऐसे ही जन मंथन में से रत्न निकले। उठाई पहली रत्न हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। जीवन की मुक्ति की जो साधना है उसका शेष होना तो अभी बाकी है। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली खोर। विगत माने बीती हुई, और सांवली एक होता है सफेद, एक होता है सांवला। सांवला माने धुंधला, अंधकार, दुख, यहां से निकला है शब्द। वो नहीं मिट पाया है। तो जो दुख की विगत माने बीती हुई, जो सांवली कोर है, कोना है, जो दुख का एक कोना है, उसकी यादें जनमंथन में थी कि अंग्रेजों से कैसे संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, हमने क्या क्या सहन किया। ले युग की पतवार बने अम्बुद महान रहना। जैसे सागर होता है और नाव को थामे रखता है, नाव को डूबने नहीं देता, ऐसे ही लोगों से गिरजा कुमार माथुर ने कहा है, हे भारतीय जन्म के, भारत के देशवासी, आप इस पतवार को, जैसे नाविक पतवार को थामे रखता है और डूबने नहीं देता, ऐसे आप अपनी पतवार को थामे रखना, पहरुए सावधान रहना। आगे कभी लिखता है, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं। विषम का मतलब है जो सम नहीं है, जो समान नहीं है, जो लोगों के अनुकूल नहीं है, जो सामान्य नहीं है। जो विषम है, विषम परिस्थिति, दुख की, कठिनाई की घड़ी, उनकी शाखाएं टूट गई हैं, श्रृंखलाएं, सांकरें टूट गई हैं। भैंसों के गले में जो होती है ना सांकर, एक जंजीर लोहे की, जो कैदियों को बांधी जाती है, वो सांकर, श्रृंखलाएं वो टूट गई हैं, वो जंजीरें हट गई हैं। विषम एक शब्द में कवि ने पूरे दर्द का इतिहास रख दिया है। विषम इसलिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है
घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गई सवार, और रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। हमारे देश की रानी को अंग्रेज मार रहे थे और हमारे देश के नपुंसकों की तरह बैठे थे। ये व्यवस्था थी, गुलाम तो होना ही था। हमारे ही देश में, हमारे ही देशवासी को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, भगत सिंह को। कितने करोड़ों क्रांतिकारी मार दिए, भगत सिंह से क्या है। तो ये विषम श्रृंखलाएं टूट गई। गांव गांव से धन जाता था, लूटमार होती थी, उनके लिए कलेक्टर की पोस्ट लगाई, उनके लिए कमिश्नर की पोस्ट लगाई, धन लूटने के लिए। ये मैंने राजीव दीक्षित के व्याख्यान में पढ़ा था, सुना था। तो ये विषम श्रृंखलाएं जो टूटी हैं, हमारे ही भारतीय पुलिस वाले और भारतीय लोगों को गोली मार देते थे। खुली समस्त दिशाएं, और अब सभी तरक्की की दिशाएं खुल रही हैं। इंसान कहीं आ जा सकता है इंसान कहीं आ जा सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कहीं से विवाह कर सकता है, कहीं भी जमीन ले सकता है। और जो जमीन लेने ना लेने का कलंक जो 370 था जम्मू कश्मीर का, वो मोदी जी ने ढो दिया, खत्म कर दिया उसे 370। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग वंदनी हवाएं। जो युगों से बंधित थी वो तमन्नाएं, वो लहरें आज प्रभंजन बन के चल रही हैं। प्रभंजन से तात्पर्य तूफानों से है, मतलब बेधड़क। प्रभंजन शब्द सूर्य के लिए भी आता है, लेकिन यहां प्रभंजन का मतलब है प्रचंड, जिसमें ऊर्जा है, ऊर्जा का बड़ा स्रोत। जो युगों से बंधित थी वो हवाएं आज खुली रफ्तार में घूम रही हैं। इसीलिए तो आजादी मांगी थी। कवि ने जो सपना देखा, हालांकि वो टूट गया, नेताओं ने भ्रष्टाचार किए, सरकारें अपने हित के लिए काम करती रहीं, धन विदेश भेजती रहीं, लेकिन गिरजा कुमार माथुर को ये नहीं पता था कि यह समय आने वाला है। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, लेकिन जो हमारी सीमाएं सिमटी हैं, ये प्रश्न चिन्ह बन करके खड़ी हैं। ये ऐसा इसलिए कि हमारी गुलामी की वजह से, हमारी कमजोर मानसिकता की वजह से, हमारी एकता में फूट की वजह से आज हमारे हाथ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका सब निकल गए और सीमाएं सिमट रही हैं। और आप अपने ही भारत में देख लीजिए, एक रिपोर्ट आई थी कि 7 राज्यों में मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है। सीमाएं सिमट रही हैं, खुले में ईसाईकरण हो रहे हैं, खुल के धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, जो पुराने सिंहासन की मूर्तियां थीं, अर्थात जो व्यवस्थाएं उन्होंने लागू करी थी पुराने सिंहासन ने, अर्थात अंग्रेजों ने जो व्यवस्थाएं लागू की थी, वो प्रतिमाएं टूट रही हैं। देश को अपने तरीके से चलाने का एक जज्बा हमारे अंदर आ रहा है। गिरजा कुमार माथुर का जो स्वप्न था और जो उनका उत्साह था, वो उस कविता से झलक रहा है। और उन्होंने क्या सोचा था, अटल जी की कविता से पता लगता है। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में। एक दृष्ट भी ती पर डाले, यादों की पोटली टटोले। पृथ्वी लाखों बरस पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शर्तों की बानी। बिल्कुल गिरजा कुमार माथुर ने ऐसा ही कोई स्वप्न देखा था। अब इस कविता का तारतम्य सीधा अंतर मिलाए 1999 में प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले अटल बिहारी वाजपेयी से, तो 50 वर्षों के अंतरकाल में वो क्या लिखते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर भारत में आजादी आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई।
इतनी खराब व्यवस्था आज तक हमने देखी है। 50 वर्षों में भी नहीं सुधरा, लेकिन कवि ने वहाँ कुछ और कल्पनाएं की थी और यहाँ कुछ और प्राप्त हुआ। अभी भी आज़ादी अधूरी है, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा कई जगह, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल पाते कई जगह, बहुत लोग कृषि विहीन है। मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूं कि कुछ भूमि जो ज़्यादा है उनसे लेकर के, हो सकता है उनको मुआवजा दे दे सरकार, मैं नहीं कह रहा उनसे ज़मीन छीन ले, या एक्स्ट्रा कोई भूमि है उनसे लेकर के, जो श्रमहीन है, जिन पर भूमि नहीं है, उनको कुछ भूमि जरूर प्रदान करे सरकार। और ऐसा प्रतिबंध कर दे कि वो सब बेच ना पाए 10-20 साल। गरीब भी कुछ कम नहीं करते, जैसे ही भूमि मिलती है उसे बेच देते हैं, उसमें भी लोग हाथ मार के ले जाते हैं, उसे सस्ते दाम टका देते हैं, उसकी जमीन को हड़प लेते हैं। और हड़प क्या लेते हैं, वो तो पैसे देते हैं घर, लेकिन चतुराई से लेते हैं। तो मैंने हड़प लेने जैसी बात कह दी, लेकिन सरकार को इस विषय में भी ध्यान देना चाहिए। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान है आप उसे पढ़िएगा। जो होरी का जीवन शैली है उससे उस समाज की जीवन शैली का पता लगता है। चल क्या रहा था, किसान बंधुआ मजदूर था जमींदारों का। 47 में आजादी मिलते ही जमींदारों की जमीनें समाप्त हो गई और वो किसानों को वितरित कर दी गई। लेकिन अदला बदली के कारण, गरीबी के कारण, बेचने के कारण बहुतों से जमीनें चली गई। सरकार को एक बैलेंस बनाने के लिए ऐसा मेरे ख्याल से करना चाहिए। मेरा अपना विचार है, आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान। कभी पूरे जोश में है, बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न देखे थे, तभी उन्होंने कहा है उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तमान रहना। इंदु माने चंद्रमा, हे चंद्रमा आप प्रकाशित रहना, दीप्तमान। अपनी दीप्ति अर्थात ज्योति अर्थात प्रकाशित की जो गरिमा है, प्रकाशित उन्होंने की आपकी जो गरिमा है उसे बनाए रखना। इंदु तुम दीप्तमान रहना। कवि ने भावशाम में बड़े तरीके से किया है, यहाँ सांग रूपक का प्रयोग करने का प्रयास किया है कवि ने, क्योंकि जब तूफान उठता है तो चंद्रमा के कारण उठता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पानी को खींच लेता है पृथ्वी से। 3,84,000 कुछ किलोमीटर दूर होने पर भी ऐसा कर पाता है। ज्योतिष में कहा गया है कि चंद्रमा पानी का प्रतीक है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पानी को खींचता है। यह आज की विज्ञान सिद्ध कर रही है और ज्योतिष में बहुत पुराने समय से कहा जा रहा था। तो जो हमारे भारतीयों की जो परंपरा थी, जो विज्ञान था, वो बहुत उन्नत था। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। तीसरा है ऊंची हुई मसाल। हमारी जो मसाल लुप्त थी क्योंकि हम गुलाम थे, वह आज हमने ऊंची कर लिया ऐसे उत्साह के कारण। ऊंची मसाल स्वतंत्रता का प्रतीक है, जोश का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, कुछ कर गुजरने का प्रतीक है। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है। डगर कठिन इसलिए है कि देश के पास संसाधन नहीं है। देश बड़ा है, सभी लोगों को रोजगार, सभी को धंधा, सभी को, कठिन डगर तो थी। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन हमको छायाओं का डर है। षड्यंत्र। पहली गलती तो आज़ादी के समय ये हो गई कि जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो मुस्लिम पाकिस्तान में जाने चाहिए थे, हिंदू हिंदुस्तान में आने चाहिए थे। अब वहाँ जो हिंदू रह गए वो तो आज 0 लेवल पे पहुँच लिए, और जहाँ जो मुस्लिम हो गए उनकी स्थिति क्या है आपको पता ही है, क्या कहूँ मैं। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। छायाओं का डर इसलिए है शत्रु की का कि शत्रु अभी भी घात लगाए हुए हैं। भारत के कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। ईसाईकरण चल रहा है,
षड्यंत्र बहुत बड़े स्तर पर है। एक मदर टेरेसा आई थी और वो चमत्कार करके लोगों का इलाज कर रही थी और उसे भारत रत्न दे दिया गया कांग्रेस सरकार में। बहुत तगड़े षड्यंत्र हैं जिनमें हिंदू फंस जाते हैं। नसबंदी हुई, हमसे कहा गया हम दो हमारे दो, और उनको 4 पत्नियों की छूट और आजाद बच्चों की छूट दे दी गई। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं जिनके जितनी बच्चे उनको उतना संसाधन। तो हिंदुओं के साथ तो तगड़ा वाला खेल किया गया है। तो छायाओं का डर तो था, गिरजा कुमार माथुर को इसकी आशंका थी और वो सत्य सिद्ध हुई। शोषण से मृत है समाज, और हमारा समाज शोषण से मृत हो चुका है। शोषण अगर देखना है तो ये कविता तो प्रयोगवाद की लिखी हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन शोषण अगर देखना है तो प्रगतिवाद में जाइए। 1936 से 43 का काल, जिसमें गोदान लिखा गया, जिसमें कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर प्रगतिवाद की कविताएं लिखी गईं। होरी पूरे जीवन भर कर्ज चुकाता रहा, एक गाय तक नहीं खरीद पाया और बिना गोदान के मर गया। और उसकी पत्नी ने पल्लू से कुछ सिक्के निकाल करके गोदान किया था कि ये इनका गोदान है। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी, सवा से गेहूं। तीसरी पीढ़ी उस जमींदार का सवा से गेहूं चुका रही थी उसके यहाँ बंधुआ मजदूर होकर के। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। शोषण से मृत इसीलिए समाज हो गया। अंग्रेजों ने जमींदारों को व्यवस्थाएं सौंप दी, जमींदारों ने लूटपाट शुरू कर दी। किसानों का दर्द नहीं जाना, अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश के लोग लूटते हैं। ये इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है। जयचंद ने पृथ्वीराज को मरवा डाला, लेकिन एक जयचंद नहीं है। एक इसीलिए अमर हो गया जयचंद क्योंकि उसके बाद गुलामी की लंबी परंपरा में हमने झेली, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को जो कष्ट उठाने पड़े, उनकी आंखें फोड़ दी गई, मृत्यु कर एक महान शासक। और कैसे किस तरह से क्या हुआ, जिसने 18 बार 17 बार जिसको परास्त किया वो उसके हाथ आ गया। हालांकि जयचंद को भी उन्होंने ये कह के मार दिया था मोहम्मद गौरी ने कि तू जब अपने को ही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। लेकिन उसके एक की मृत्यु से कोई क्या हुआ, जो गुलामी की परंपरा विकसित हुई। उसके बाद सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, महमूद गजनवी का आया, सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, बहुत कुछ सहन किया है। शोषण बहुत तगड़े। हमारे मंदिरों में हीरे जवाहरात रहते थे, हमारे मंदिरों की किवाड़ें दीवारें सोने की हुआ करती थी। आज हमारे घरों में 10 ग्राम सोना नहीं मिलता, ये हमने सहन किया है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। घर भी हमारा कमजोर है, राशन की व्यवस्था नहीं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। कुत्ते, श्वान माने कुत्तों को तो दूध वस्त्र मिलता है, क्योंकि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था थी, पैसे वाले कुत्ते रखते हैं और उनको तो जलेबी और वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। और आदमी जो गरीब है उसकी क्या कंडीशन है, तब दिन कर लेते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की गोदी से चिपक टुट जाड़े की रात बिताते हैं। ये स्थिति है। आज भी लोगों के पास घर नहीं है, घर की कमजोरी तो बहुत दूर की बात है। बहुत लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं। मैंने देखा है जो रोडों के पुल होते हैं ना, उनके नीचे खम्भों के सारे बस्ती लगी रहती है, वो वहाँ भी जीवन से कोई शिकायत नहीं करते और चलने वाले एसियों में चल रहे हैं, कोई नहीं सोचता उनकी। लंबी लंबी बातें, लेकिन बदलाव कोई नहीं करता। चीज़ें दे दी जाती हैं, इस बार सही चीज़ें सही लोगों तक ज़्यादातर पहुंच नहीं पाती। अब एक तो थी मोदी ने हमें घर दिया, राशन दिया और भी बहुत फैसिलिटी दी, लेकिन वोट मोदी को नहीं देंगे। अब ऐसे अपात्रों को सूचना है, ऐसे अपात्रों को चीज़ें पहुंचाने का क्या लाभ। ऐसे लोगों को दीजिए ना जिनके काम है। उन लोगों को चिन्हित करके घर देना चाहिए जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जो आंधी गर्मी तूफान पता नहीं क्या क्या सहन कर रहे हैं, जिनकी संपत्ति 2-4 कपड़े और उनकी बर्तन होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो गिरजा कुमार माथुर की ये कविता बहुत ऊपर के स्तर की बात करती है। ये शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है।
शोषण, लूटना, शोषण माने उसका शोषण करना, उसे लूटना। वो दुखी है, परेशान है, फिर भी दया का भाव ना रख के उसका और ज़्यादा उसे मतलब लूटपाट करना, उसके साथ बेईमानी करना, उसे खून चूसना उसका, ये शोषण होता है। शोषण से मृत है समाज, ये प्रकृतिवाद का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। शोषण से मृत है समाज, मरा हुआ समाज है, बुद्धि नष्ट हो गई है। अपने देश के लोगों की उम्मीदें सो गई हैं कि कभी ऐसा भी बदलाव आ सकता है, सोचा नहीं है उन्होंने। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। अब नई जिंदगी आ रही है, आज़ादी मिल रही है, तो कवि का ये विश्वास बोल रहा है कि बदलाव आएगा, नई जिंदगी आ रही है, विश्वास। लेकिन विश्वास को पलीता लगा दिया। तभी तो दुष्यंत कुमार ने लिखा है, कहा तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहा तो यह तय किया गया था कि प्रत्येक घर को रोशनी मिलेगी, कहा पूरे शहर में एक बल्ब नहीं लगा पाए। आज भी बहुत से गांवों में बिजली मोदी ने पहुंचाई है, बहुत बाकी है। बहुत जगह नल नहीं पहुंचे। बुंदेलखंड की हालत बहुत खराब है, कोई सुनने कहने वाला नहीं है। बिहार के सारे लोग बाहर रहते हैं और बिहार के नेता मौज में रहते हैं, बिहार के लोग मजदूरी करते हैं। मैंने सुना है सस्ती किडनी मिल जाती है बिहार में, क्योंकि लोगों को खाने के लिए नहीं किडनी बेच देते हैं। उनकी संपत्ति उनकी किडनी है। आप सोचिए क्या स्थिति कर दी देश की। इस देश की जो हालत की गई है ना नेताओं द्वारा, इस देश का जितना ढच्चर मुगलों ने और अंग्रेजों ने नहीं बिगाड़ा, हमारे भ्रष्ट नेताओं ने बिगाड़ दिया। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, ये जो लोग हैं ना, ये गंगा के समान है, इसमें ज्वार उठ रहा है, माने तूफान है। लहर तुम प्रवहमान रहना, प्रवहमान माने बहती हुई, हे लहर तुम बहती हुई रहना। कभी ये काम ना कर रहा है कि भैया आप रुक मत जाना, आज़ादी तो मिल गई लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। हमारे कक्षा 8 की प्रिय छात्राएं और छात्र, जैसे कि मैंने नाम लिए, चंचल, वंदना, दीपिका, नेहा, खुशी, सपना, और छात्र कृष्णकांत, प्रिंस, संतोष, पुष्पेंद्र, अंकित, और भी जो बच्चे हैं, किसी का नाम याद नहीं आ रहा हो तो बेटा, मुस्कान, पूजा, तो आप सभी इस कविता को इस वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैं तो वहाँ पढ़ाता ही हूँ, और मैंने ये मोस्टली कविता सभी बच्चों के लिए बनाई है। कक्षा 8 से मतलब नहीं है, हिंदी साहित्य से जो रुचि रखते हैं, जो व्यक्ति रुचि रखते हैं, उन सभी के लिए काम करेगी। और ये कविता आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बेटा, और कक्षा 8 के आप बच्चे जितने भी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, वो सभी ये चैनल सब्सक्राइब कराना। बेटा, आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी से अब मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे।